एग्जाम्पल नंबर 42 पेज नंबर 56। प्रकट हुए आप पिछली बार गायब थे। पिछली बार हाँ मैंने देखा। हाँ जी, तो ये दे रखा है जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है कि एक्स वाई रिलेटेड टू यू कॉमा वी। एक्स वाई रिलेटेड टू यू कॉमा वी इफ एंड ओनली इफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई यू। ये आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये केवल एक यही कंडीशन है रिलेशन को बताने की, सिर्फ यही कंडीशन है और कोई कंडीशन नहीं कि एक्स वाई अगर इन दोनों एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों एलिमेंट्स के इक्वल होगा तभी वो आपस में रिलेट करेंगे, नहीं तो करेंगे। एक्स वाई इज इक्वल टू यू वी शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मुझे शो करना है आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो अच्छा देखो, अगर मान लीजिए सिर्फ एक एलिमेंट होता है, सही कहा, मैंने गलत लिख दिया है। एक्स बी इज इक्वल टू वाई यू है। अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा, मुझे प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए मुझे ये प्रूव करना होगा कि ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं कि एक रिलेशन खुद से ही रिलेट करें, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पर रिफ्लेक्सिविटी। मैं रिफ्लेक्सिविटी चेक करूँगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए हम लिखेंगे कि एक्स वाई रिलेटेड टू एक्स वाई। ये समझ जाइएगा कि जो एलिमेंट, अब यहाँ पर एक एलिमेंट नहीं लेना, यहाँ पर पूरा का पूरा ऑर्डर्ड पेयरिंग उसी के साथ रिलेट करना। रिफ्लेक्सिव में सेम से करते थे ना कि अगर ए है तो ए को ए से रिलेट करेंगे। तो एक्स वाई रिलेटेड टू एक्स वाई, अगर ये ट्रू है तो जरा देखेंगे कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स वी इज इक्वल टू वाई यू होना चाहिए, मतलब पहला एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट। एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ये वाई यू, यानी कि दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट, ठीक है। तो दूसरा और ये तीसरा, हम क्या बोलेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो पहले और चौथे का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया एक्स वाई, और दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया वाई एक्स, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे सिमेट्री की। सिमेट्री में क्या होता है कि एक कंडीशन दे रखी होती है, हमें ये देखना है कि दूसरी कंडीशन ट्रू है या नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इफ। तो रिफ्लेक्सिव में तो पहला वाला जो हमारा सेट है और जो दूसरा वाला सेट है वो सेम लेते हैं। यहाँ सेट ना लेकर यहाँ ले रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर, पेयर ले रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे इफ एक्स वाई is related to uv, if xy is related to uv, which implies that xv is equal to yu, ठीक है। तो ये है, ये ट्रू दे रखा है। देन चेक फॉर, मुझे चेक करना है किसके लिए, ये इससे रिलेट कर रहा है तो क्या ये इससे रिलेट करेगा। चेक फॉर u कॉमा v रिलेटेड टू एक्स कॉमा वाई, मुझे इसके लिए चेक करना है। ये जो दे रखा है एक्स वी इज इक्वल टू वाई यू, इसको इक्वेशन पर वन बोल दीजिए। तो हम क्या करेंगे कि हम उल्टे के लिए चेक करेंगे। तो कैसे करेंगे भाई, u इंटू वाई, यानी कि पहला इंटू चौथा इज इक्वल टू v इंटू एक्स, इज इक्वल टू v इंटू एक्स। तो क्या u इंटू वाई वही वाली चीज़ आ गई। तो यहाँ पर लिखिएगा विच
which goes with equation 1. Which goes with equation 1. एक ही तो बात है. हमें क्या दे रखा है, ये कंडीशन दे रखी है कि पहला एलिमेंट और चौथा एलिमेंट इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, वो दोनों इक्वल होना चाहिए. तो सिमेट्री में एक कंडीशन दे रखी होती है और उसकी उल्टी कंडीशन को चेक करना होता है कि वो ट्रू है या नहीं है. तो आप ये देखिए, मैं अब u कोमा v को मैं इधर ले आया और x कोमा y को इधर ले आया, तो अब क्या होगा, इसका पहला एलिमेंट और चौथा एलिमेंट क्या बन जाएगा, u इंटू वाई, और इसका दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट क्या बन जाएगा, v इंटू एक्स. तो u y इज इक्वल टू वी एक्स, तो u y इज इक्वल टू वी एक्स ही तो है, विच गोज विद इक्वेशन 1. सो r इज सिमेट्रिक. सो r इज सिमेट्रिक. ठीक है. ऑनलाइन वाले बताएं, ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं? नव्या, शरण्या, स्नेहा? यस सर. ठीक है. ठीक, आगे चलते हैं. ट्रांजिटिविटी. ट्रांजिटिविटी में देखिएगा, अब ट्रांजिटिविटी में दो कंडीशन ट्रू दे रखी होती है और तीसरे को चेक करना होता है. तो यहाँ पर if एक्स वाई is related to u comma v and u comma v q r s t u v w x y. w और z ले लूँ, w और z ले लेता हूँ. ठीक है. तो a b से रिलेट कर रहा है और फिर यही b c से रिलेट कर रहा है. तो एक्स वाई जब यू वी से रिलेट करेगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो पहला इंटू चौथा इज इक्वल टू दूसरा इंटू तीसरा, एक्स वी इज इक्वल टू वाई यू. इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ ले चुका था, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2. और ऐसे ही इसका क्या होगा, पहला इंटू चौथा, तो यू जेड इज इक्वल टू दूसरा इंटू तीसरा, वी डब्ल्यू. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3. मैं क्या चाहता हूँ कि इसका और इसका रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाए, इसका और इसका रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाए. तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एक्स जेड. एक्स जेड कैसे मिलेगा, एक्स जेड मिलने के लिए क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना. ठीक है. इक्वेशन 2 और 3 को मल्टीप्लाई क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी तो एक्स और जेड आएगा. इधर राइट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी तो फिर इसका दूसरा और ये तीसरा डब्ल्यू, ये भी आ जाएगा. यू भी दोनों तरफ कट जाएंगे. ठीक है. आप सीधे लिखिए मल्टीप्लाई 2 and 3, इक्वेशन 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो एक्स वी इंटू यू जेड हो गया. तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगी तो वाई यू इंटू वी जेड वी डब्ल्यू हो गया, वाई यू इंटू वी डब्ल्यू हो गया. यहाँ देखना क्या क्या कट रहा है, वी से वी कट गया, यू से यू कट गया, तो एक्स जेड इज इक्वल टू वाई डब्ल्यू. रिलेशन बनता क्या है कि पहला इंटू चौथा, तो इधर बना हुआ आप ऐसे लिखो, इट इम्प्लाइज दैट पहला दूसरे की जगह छोड़ दो, बीच में लिखो आर, तीसरे की जगह छोड़ दो और यहाँ चौथा लिखो जेड. पहला इंटू चौथा हो गया, दूसरा इंटू तीसरा, तो दूसरा क्या है वाई और तीसरा क्या है डब्ल्यू. हो गया कि एक्स वाई जो है वो सीधा सीधा डब्ल्यू जेड से रिलेट कर रहा है. ठीक है. सो इट इज ट्रांजिटिव. हाँ, अब मैंने ये देखा कि जो रिलेशन है, अगर रिलेशन को ट्रू होना है तो इसका मतलब एक्स जेड अगर हो रहा है तो ये पहला एलिमेंट होगा मल्टीप्लाई बाई ये होगा चौथा एलिमेंट. हम पहला और चौथा किसको बोल रहे हैं, जैसे ये 1 2 3 4, तो x इंटू वी, तो पहला एलिमेंट इंटू चौथा एलिमेंट. तो जब एक्स जेड है तो मैंने लिखा पहला इधर लिख लिया, दूसरे की जगह छोड़ दी, और तीसरे की जगह छोड़ दी, इधर लिख दिया चौथा, और फिर दूसरा तीसरा वाई और डब्ल्यू ऐसे. ठीक है. सो इट इज ट्रांजिटिव. सो आर इज ट्रांजिटिव.
हाँ जी। अच्छा, क्या हो गया, कुछ अर्जेंसी? सब ठीक तो है तुम्हारे साथ? हाँ सर। हाँ, कोई दोस्ती यारी दुनियादारी में तो नहीं लगे हुए? नहीं अच्छा, फिर ठीक है। बार नहीं करता। ठीक है। 12th क्लास में ना कुछ महीनों के लिए चीज़ छोड़नी होती है, इसलिए कर रहे हैं। मैंने छोड़ रखी है वैसे। वेदांत वगैरह के साथ तो नहीं घूमते ना? किसका होता है? वेदांत वगैरह जो तुम्हारे पुराने साथी थे? अगर वो कुछ कहना बता देना उसे यही मार। नहीं, मारने पीटने की जरूरत नहीं भाई, पढ़ाई कर लो बस। हाँ जी। ठीक है, चलिए जी, पहुँचिए। अच्छा, मुझे 1 मिनट का टाइम दो बस, नहीं, तुमसे नहीं करा। अच्छा। तुम पहुँचो फटाफट। 1 मिनट में आ रहा हूँ। कोई और क्वेश्चन हो तो बताओ, फिर मैं आगे के 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं मिसलेनियस के, 15, 16, 17, वो करवाता हूँ। कौन सा? 41 में क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कि हमें इक्विवेलेंस प्रूफ होगा या नहीं। अगर उसमें चेक बोला तो If R1 and R2 are equivalent relations in a set A, एक काम करो ना, अगर चेक बोला R1 और R2 एक सेट ले लो पहले तो, और फिर R1 और R2 दो अपनी तरफ से इक्विवेलेंस रिलेशन बना लो। नहीं सर, जैसे इसमें तो कहा था कि प्रूफ की इक्विवेलेंस है या नहीं। हाँ, अगर उसमें होता है चेक कि इक्विवेलेंस है या नहीं, तो फिर कुछ भी आ सकता तो है। फिर वो कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर वो बोल रहे हैं शो दैट, तो इसका मतलब मुझे करना ही करना है। ही और है। शो दैट वाले बड़े आसान होते हैं। शो दैट वाले में मुझे घुमा फिरा कर बस करना है उसको। और उसमें एक चीज़ और बड़ी अच्छी होती है कि टीचर उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता चेक करने वाला। वो देखता है कि अच्छा कर रखा है ना, साफ सफाई से कर रखा है, चलो टाइम नहीं होता उनके पास। हमारे इधर ना एक बिल्डिंग बन रही है, देखा? हाँ। ये बिल्डर इतना लकी है, मैं बता नहीं सकता। क्यों, क्या हुआ? मतलब जिस दिन एक फ्लोर बनता है ना, हाँ। उसी दिन फ्लोर बनते के साथ ही बारिश हो जाती है। तो इतनी मजबूत बिल्डिंग बन रही है इसकी, जुलाई में यही होता है। सही मौसम में शुरू हुई। बहुत बढ़िया। और शुरू तो बहुत पहले ही और पता है क्या है कि रात रात भर काम चलता है यहाँ पर, रात रात भर काम चलता है। मतलब लेबर्स जो है वो शिफ्ट में आती है। हमारे में जो सामने मॉल बन रहा है वो भी ऐसे ही हुआ था पिछले साल में। अच्छा। अब काम बंद हो गया। और जो कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब वो लंबे लंबे से बाल हैं, चोटी बनाता है लंबी सी, वो मोटा सा है, वो हर टाइम खड़ा रहता है, वो देखता रहता है। और जितने भी लेबर है वो सब मतलब पूरा हेलमेट वेलमेट लगा कर काम करते हैं। तो इतने कायदे से काम हो रहा है, मतलब देखकर अच्छा लगता है। मैं ऊपर से देख रहा हूँ ना, ऐसे दिखाई देता रहता है। तो 41 करवाऊँ फिर? नहीं। चलिए, तो अब आप ना मिसलेनियस में आइए, क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में देखिएगा कि यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं। तो इसमें FOG और GOF वाला नहीं है कि हम सोचें कॉम्पोजिशन हमारा सिलेबस में नहीं है तो हमको वो छोड़ देना, नहीं करना है, ये एडिशन वाला है। यहाँ पर A फंक्शन दे रखा है -1 0 1 2। क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 30। Let A is equal to -1 0 1 2. B is equal to -4 -2.
-4 -2 0 2 और फिर लिखा हुआ है f, g a to b। सर इसका मतलब क्या होता है A to B या a to b का मतलब मैं बताता हूँ। ये ना जैसे f a to b लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन है ना उसका डोमेन तो निकलेगा सेट a में से और जो रेंज है वो निकलेगा सेट b में से। तो a to b का मतलब क्या है कि मुझे x वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इसमें से उठाने और y वाले इसी में से आने चाहिए, ये होता है। अभी देखते हैं करके आगे। तो इन्होंने f, g का मतलब लिखा है कि जो दो फंक्शंस आगे इन्होंने दे रखे हैं, एक फंक्शन f और एक फंक्शन g, तो दोनों का डोमेन a में से निकलेगा और रेंज b में से निकलेगा, दोनों। अब देखिएगा बी फंक्शंस डिफाइंड बाय f(x) = x² - x, कॉमा x बिलोंगिंग टू a। ये इनको देने की जरूरत नहीं थी, x बिलोंगिंग टू a। मुझे मालूम है कि जब इसका डोमेन निकलेगा ही, फंक्शन का डोमेन जब a में से ही निकलेगा तो x बिलोंगिंग टू a में जानते हैं, वो हमें इसी से समझ में आ गया। ये तो f(x) दे रखा है इन्होंने। उसके बाद इन्होंने gx दिया है, gx = 2 into mod x minus 1/2 mod x minus 1/2 minus 1 minus 1 x belonging to a। सर ये उल्टा ये मतलब क्या होता है? उल्टा ए का मतलब होता है वेयर। वेयर जैसे मान लीजिए कोई एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो ये जैसे कॉमा लगाने की बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं कि उल्टा ए, मतलब ये ऐसे v बनाकर बीच में से काट दिया इसको, तो इसका मतलब होता है वेयर x बिलोंग्स टू ए। तो कई जगह आप देखेंगे कि ऐसे लिखा हुआ आता है वेयर x। अच्छा f(x) हो गया, gx हो गया, फिर वो हाँ, बोलो इंग्लिश में वैरायटी लिख सकते हैं लोग, कितने आंसर बस कोई एक बात सेकंड नहीं। ज़्यादा लगेगा, सेव वो करके। बिलोंग्स टू भी तो लिख सकते हैं, उसको एक छोटा साइन बना दिया। तो वो पूछ रहे हैं आर एफ एंड जी इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। फिर इन्होंने कुछ समझा भी रखा है कि हिंट दे रखा है, वन में नोट दैट टू फंक्शन एफ एंड बी इक्वल सच दैट एफ ए इज इक्वल टू जी है। तो मुझे क्या करना है, मैं ना एफ एक्स की वैल्यूज़ जो हैं ये कैसे निकालूंगा। मैं एक्स की एक एक वैल्यू लेकर जो वैल्यू आएगी वो उसका वाई की वैल्यू आती चली जाएगी। एफ एक्स को मैं क्या बोल देता हूँ, वाई भी तो बोल देता हूँ। तो मैं पहले फंक्शन एफ एक्स की बात करता हूँ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर इसमें तो रिलेशन का कुछ यूज़ नहीं हुआ। क्या क्या इसमें एसिड का यूज़ थोड़ी हुआ उसका रिलेशन फंक्शन। एक्स का यूज़ होगा ना, एक्स का ना। नहीं, रिलेशन और फंक्शन का। हाँ जी, देखिए फंक्शन का यूज़ हो गया ना, इक्वल फंक्शन वाला क्वेश्चन है। इक्वल फंक्शन वाला क्वेश्चन हमने कहीं करा ही नहीं था, तो ये एक ही टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। कई बार ऐसा होता है कि हम देखकर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि भाई दो फंक्शन दे रखे हैं तो दो फंक्शन तो फिर कंपोजिशन वाला होगा, ये तो सिलेबस से हट गया है। पहले मैंने भी काट दिया था, फिर मैंने देखा कि नहीं इसमें तो इक्वल फंक्शन प्रूव करना है। तो आप ये देखिएगा, यहाँ पर पहले लिखेंगे फॉर एफ एक्स, फॉर एफ एक्स। अब एक एक करके वैल्यू लेते चलिए। मैंने कहा कि x की सबसे पहले मैं वैल्यू लूँगा -1। तो f -1 क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस -1 -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1 -1 का स्क्वायर हो गया 1 और माइनस माइनस +1, तो वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ठीक, अच्छा अब इसके बाद अब अगली वैल्यू लीजिए x = 0। f0 क्या हो जाएगा, फिर इसमें एक्सप्रेशन में डालिए 0 का स्क्वायर -0 मतलब 0। फिर x की अगली वैल्यू लीजिए 1। तो फिर f1 क्या आ रहा है, f1 आ रहा है हमारा 1 का स्क्वायर -1 0। जब x की वैल्यू 0 है
तो भी y की वैल्यू 0 आ रही है, जब x की वैल्यू 1 है तो भी y की वैल्यू 0 आ रही है। फंक्शन तो होगा भाई, ये फंक्शन तो ये होगा ना, मैनी वन मैनी तो नहीं आ रहा किसी के दिमाग में, ठीक है, तो फंक्शन ये होगा, ठीक है। तो दो एलिमेंट्स इधर के x वाले यानी कि डोमेन के दो एलिमेंट्स वो किसी सिंगल से रिलेट हो सकते हैं, लेकिन एक ही एलिमेंट की दो वैल्यूज आ जाएं वो नहीं हो सकता। क्या वो फंक्शन की वही तो बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद अगली वैल्यू देखेंगे x इज इक्वल टू 2, तो देखिएगा f2 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 2, ठीक है। तो अब आप ये देखेंगे कि हमारे पास f-1, f0, f1 और f2 आ गया, इनकी वैल्यूज़ क्या आ रही है 2, 0, 0, 2। अगर मेरे पास g-1, g0, g1 और g2 की भी यही वैल्यू आ जाएंगी तो मैं कह दूंगा कि ये दोनों फंक्शन इक्वल है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। सारी वैल्यूज़ इक्वल आनी चाहिए, तो जैसे मैंने fx के लिए करा ऐसे ही gx के लिए करेंगे। तो x इज इक्वल टू -1, तो g-1 देखिएगा क्या होगा 2 मॉडुलस -1 -1/2 -1 कितना हो जाएगा -2 -1 -3/2, और -3/2 का मॉड है तो मॉड के बाहर आकर +3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 - 1 2, बहुत बढ़िया। f-1 तो 2 था तो g-1 भी 2 आ गया, पहली चीज़ इक्वल सारे करने पड़ेंगे इक्वल। फिर x की अगली वैल्यू लेंगे 0, इंटू मॉडुलस 0 - 1/2 -1, 0 - 1/2 कितना हो गया -1/2, -1/2 का मॉड क्या हो गया 1/2, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा 1, 1 - 1 कितना हो गया 0, ठीक है जी। f0 भी हमारा 0 आ रहा था। अब f1 जिस ऑर्डर में fx आ रहा है उसी ऑर्डर उसी में ऑर्डर gx में आना होना चाहिए, हाँ उसी ऑर्डर में x is equal to 1, तो g1 is equal to 2, 1 - 1/2 -1, 1 - 1/2 क्या होगा, ये भी हाफ होगा, हाफ का मॉड कितना हो जाएगा, हाफ ही होगा, तो 2 into 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -1 1 कितना हो गया 0। अब इसी तरह से अगली वैल्यू देखेंगे वो क्या है 2, तो x is equal to 2, x is equal to 2, तो यहाँ लिखिए g2 is equal to 2 into मॉडुलस 2 - 1/2 और -1। इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 4, 4 - 1 कितना हो गया 3, 3/2, 3/2 का मॉड भी 3/2 हो गया, -1, 2 से 2 कट गया, 3 - 1 is 2, तो ये लास्ट वाली वैल्यू भी हमारी 2 ही है। तो हम ये कहेंगे सिंस f-1 is equal to g-1, f0 is equal to g0, f1 is equal to g1 and f2 is equal to g2, so both functions are equal। यही हमको इसमें करना था, both functions are equal, दोनों फंक्शन इक्वल होंगे। सर b का क्या यूज है, d का तो कोई यूज ही नहीं था, बस ये है कि जो वैल्यूज निकल कर आई ना, जो ये वैल्यूज निकल कर आई ये b में से निकल कर आनी चाहिए, और b में से ही आएंगे निकल कर। देखो 2 0 0 2, तो 2 और 2 b 0, में ना आ रही होती तो फिर मैं ये कह देता कि ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन क्या है, हाँ क्या और ये नहीं है ऑन टू, ये इनटू है। ऑन टू का मतलब क्या होगा, ये इधर ये जो b है ये क्या हो गया, ये आपका एक तरह से इसमें ये दूसरा वाला सेट हो गया, तो इसके सारे एलिमेंट्स की कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, तो -2 और -4 की कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो b का यूज़ बस इतना है कि जो वैल्यू आ रही है वो इसमें से निकलनी चाहिए, ठीक है, समझ गए।
चलिए भाई, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, कौन सा क्वांटिटी का बताओ। असल में मैं ये चाह रहा था कि 2 क्वेश्चन बचे हुए इनको निपटा देते हैं, फिर उसके बाद रिलेशन फंक्शन को ना बाद में करेंगे, बहुत बोर हो चुके हैं इसको कर करके। एग्जाम है क्या? मंडे तो बताओ। कौन सा बताओ? कौन सी? पेज नंबर बता दो, मेरे पास है 158। पर कौन सा? अच्छा, ये जो है थ्योरम 2, सपोज f and g आर रियल वैल्यूड फंक्शंस, यही ना? सपोज f and g आर रियल वैल्यूड फंक्शंस सच दैट f o g इज डिफाइंड एट c if g is continuous at c and if f is continuous at gc then f o g is continuous at c. The following examples illustrate this theorem. ठीक है। मेरे हिसाब से वैसे कट जाना चाहिए, पर मतलब समझ जाएंगे आप, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये जो एफ ओ जी और जी ओ एफ हटाया है, ये पता नहीं क्यों हटा दिया, आसान वाली चीज़ हटा देते हैं। तो आप ये देखिए, एफ ओ जी में कुछ ऐसा नया नहीं है। हम ऐसा कहेंगे कि जब, जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल नंबर 19 है, मैं इसी का एग्जाम्पल लेकर एफ ओ जी समझाता हूँ आपको। यहाँ पर ना ये बोल रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है। जैसे एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको एफ एक्स मत बोलो, मोबाइल फोन। अच्छा, तो ये इस बार किसका गिरा? अच्छा, इस बार तुम्हारा गिरा, बच गया, ठीक है। अभी तुम्हारा गिरा। अच्छा, नहीं, मुझसे पूछो। ये दिखाई दे रहा है मेरा फ़ोन? ये फ़ोन दिखाई दे रहा है? मकड़ी का जाला दिखाई दे रहा है? ये सामने? अच्छा, नहीं दिखाई दे रहा। अब दिख रहा होगा, वो लाइट जल गई थी ना, तब दिखाई दे रहा। तो ये क्या था कि मेरा एक स्टूडेंट था, वो पास आउट हो गया। वो सुबह के टाइम आता था अपने डाउट्स लेकर मेरे पास, फिजिक्स के 12th में था। तो वो सुबह के टाइम आता था कि सर वो कुछ पुराना पोर्शन छूट गया, तो हल्का सा ये गिर गया था, तो इसका जो टेम्पर्ड जो होता है, वो स्क्रीन जो होती है ऊपर वाली जो लगा लेते हैं कवर के लिए, तो वो टूट गई थी। तो उसने कहा कि सर क्या है, हटाओ ना इसको। तो मैंने कहा ये इसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो कहते हैं कि ये ना बस इंडियंस का जो मैंटेलिटी है ये चेंज नहीं होती। तो मैंने कहा कि कौन सी मैंटेलिटी? तो कहने लगे सर एक बात बताओ, इतना महंगा आपने फ़ोन लिया है तो कुछ तो बात होगी कि इतना महंगा है। तो मैंने कहा कि हाँ अच्छा है, ख़राब नहीं होता, हैंग नहीं होता, और एक ब्रांड वैल्यू है अच्छी। तो फिर कहने लगे, वो बोला मेरे को, कहते हैं सर ये टफ एंड ग्लास का बना हुआ है, जो इसका जो ऊपर का टच स्क्रीन है टफ एंड ग्लास का बना हुआ है, ये टूटेगा नहीं, तो हटाओ इसको, ये फालतू का आपने रखा है। अच्छा सर, लुक ख़राब कर रखा है आपने इतने बढ़िया फ़ोन का। कहते हैं कि अच्छा सा फ़ोन लेकर उस पर उल्टे सीधे कवर चढ़ा लेते हैं लोग, लुक ख़राब हो जाती है। यार तो सही ज्ञान दे गया मेरे को, ठीक है। मैंने उसको हटाया, हटाने के बाद उसको साफ़ कर दिया, और मेरा 1 साल तक लगभग वो फ़ोन चलता रहा। ऐसे ही मैंने उस पर कोई टेम्पर स्क्रीन लगवाई नहीं, तो मैंने देखा कि हाँ ठीक है। अभी मेरे बर्थडे से 1 दिन पहले मैं सो रहा था, और सोकर मैं उठा, और जैसे नींद में होते हैं ना, तो उधर मोबाइल रखा हुआ है बराबर में टेबल पर, तो वो उठाकर जो लोवर होता है, तो लोवर का थोड़ा कपड़ा वैसा होता है ना, थोड़ा मतलब हौसली वाला, वो थोड़ा चिकना सा होता है, तो उसमें मैंने उसको पॉकेट में डालने की कोशिश करी। तो नींद में मुझे लगा कि वो पॉकेट में जा चुके हैं, तो जैसे पॉकेट में चला गया और हम उसको छोड़ देते हैं, फिर गया, अब वो सेट हो जाएगा अपनी जगह पर जाकर, वो नीचे सेट हुआ और ऐसा टूटा, फिर चकनाचूर हो गया। फिर मैंने कहा तू तो ये कह रहा था ये टफ एंड ग्लास का है। कहता सर वो पर्टिकुलर कोई एंगल पर पड़ गया होगा, है ना, तो इस वजह से टूटा है। अब पूछा इसका कि कितना, उन्होंने बोला 13,000। मैंने कहा यार इस पुराने फ़ोन में 13,000 रुपये का मैं डलवाऊँगा। तो फिर मेरे खुद के ही दिमाग में ही आया, मैंने कहा अब मैं इसके ऊपर वो स्क्रीन लगवा लेता हूँ। तो ये टूटा हुआ है,
और टूटे हुए के ऊपर ही वो लगवा रखा है ये, जो टेम्पर्ड है ना, तो वो लगवा रखा है तो बस चल रहा है। मैंने भी लगा रखा भाई लगवा लो, ना लगवा लो। सर पता बहुत गलत मौके पर ख़राब होगा ये। सर मैं बर्थडे की बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बर्थडे वाले दिन फ़ोटो खींची जाती है फ़ोन से, सर है ना। वो होता है, और उस दिन मेरी उंगली पे कांच चुभ रहा था, इसलिए मैं कह रहा होता है एक सर ये होता है ना कि मेरा फोन जब गिरता है ना मैं पैर लगा दूंगा, कैसे भी गिरे पैर सब आ जाता है, चाहे पैर को लगे, फोन कभी टूटा नहीं है, कोई नहीं। टूट गया था। हूँ। ऐसे मत बोलो, कई बार ना चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। आज हो चुकी है मेरे साथ, सर 5-6 बार वैसे नॉर्मली भी गिर चुका है। मेरा भी था। वो एक पर्टिकुलर एंगल पर नहीं गिरा Particular है। angle। वो अगर उस एंगल पर गिर जाएगा तो पता चल जाएगा। चलिए जी, अब जरा देखते हैं, ये साइन एक्स स्क्वायर है, तो अगर मान लीजिए मुझे एफ एक्स दे रखा है साइन एक्स, और जी एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर, जी एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर, ये दो फंक्शंस हैं। तो अब देखिएगा क्या हो गया कि यहाँ पर अब ना अगर मान लीजिए मेरे से एफ एक्स पूछा जाता है, तो एफ एक्स तो हमारे पास साइन एक्स है, मतलब ब्रैकेट में अगर एक्स लिखा हुआ है, अगर ब्रैकेट में एक्स लिखा हुआ है तो फिर ये साइन एक्स है। अच्छा, और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अगर मेरे से ये बोला जाए कि भाई आप ये बताइए जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, अगर ये आपको कैलकुलेट करना है तो इसको पता है क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे जी ओ एफ, बस इसको जी ओ एफ बोल देते हैं। जी ओ एफ का मतलब है जी ऑफ एफ। अब क्या है, इसको करने का तरीका बेहद आसान। भाई जी के अंदर ब्रैकेट में एक्स लिखा हुआ था, अब जी के अंदर ब्रैकेट में एफ एक्स लिखा हुआ है, तो एफ एक्स की कुछ वैल्यू तो होगी। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स, तो आप ब्रैकेट में लिख लीजिए जी ऑफ साइन एक्स। तो ये तो क्या हुआ, ये तो आपने एफ एक्स की वैल्यू डाल दी, तो एफ एक्स तो खत्म हुआ। अब आ जाइए जी पर, तो जी ब्रैकेट के अंदर एक्स है, तो जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ है उसका स्क्वायर हो रहा है रिजल्ट में, तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ क्या है, साइन एक्स, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो दिस इज नॉट जी ओ एफ, ये जी ओ एफ है। अच्छा, अब आ जाइए एफ ऑफ जी एक्स पर। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या है, एफ ओ जी, गॉफ हो गया, फॉग हो गया। तो ये जो फॉग है ये कैसे निकलेगा, पहले जी एक्स को सिंप्लीफाई करिए, जी एक्स की वैल्यू डाल दो इसके अंदर, जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, ये हो गया एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। अब सोचो, अगर ब्रैकेट के अंदर x है तो रिजल्ट क्या आ रहा है, साइन x, ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर है तो रिजल्ट आएगा साइन x स्क्वायर। हाँ, तो आप देखिए कि ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम सिर्फ इतना कह रही है, इस पर कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये थ्योरम सिर्फ इतना कह रही है कि मैं अलग अलग दोनों फंक्शंस को देख लूँ कि अगर एफ एक्स है, अगर ये कॉन्टीन्यूअस है और अगर जी एक्स कॉन्टीन्यूअस है, तो इन दोनों का जो कॉम्पोजिशन है, यानी कि एफ ओ जी निकालो या जी ओ एफ निकालो, वो भी कॉन्टीन्यूअस होगा। बस ये थ्योरम ये कही। अच्छा, इक्वल नहीं, कॉम्पोजिशन। अब कॉम्पोजिशन, हाँ जी बेटा बताइए। सर इस क्वेश्चन में जैसे हमें 5.1 जो है कॉन्टिन्यूएशन की एक्सरसाइज, रुको एक फिर उसके हाँ, 4 क्वेश्चन, हाँ सर, वो बिल्कुल इसी बिल्कुल पे है। बिल्कुल सर वो अगर हम पेपर में ऐसे करते तो मार्क्स मिलेंगे? 100% मिलेंगे नंबर, 100% मिलेंगे। आपको थ्योरम लगानी है, आपको थ्योरम लगानी है। क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स का आया तो 5 मार्क्स का आएगा नहीं। नहीं, पक्का। 5 मार्क्स के लिए इतना कंटेंट है ना, इतना कंटेंट है 5 मार्क्स के लिए कि वो रिलेशन इसमें कॉन्टिन्यूटी में नहीं जाएंगे। 5 मार्क्स में फिक्स हैं क्वेश्चंस, सुन लीजिए। 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन आपका आएगा मैक्सिमम मिनिमम का, ठीक है। अभी एक ड्रैगन बचा हुआ है इसमें एओडी में, वो ड्रैगन अभी हमने छुआ नहीं है, तो अभी वो हमको करना है मैक्सिमम मिनिमम। तो यूनिटी में जैसे 3 चैप्टर हैं, ये इनवर्स और कॉन्टिन्यूटी, इनमें से किसका आ सकता है? 5 नंबर का ना, हाँ, 5 नंबर का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से आएगा। इनवर्स में से तो सवाल ही नहीं उठता। आ नहीं रहा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, हाँ, इनवर्स और रिलेशन फंक्शन। रिलेशन फंक्शन तो फिर कॉन्टिन्यूटी में से आएगा, कॉन्टिन्यूटी क्वांटिटी में से। और क्वांटिटी में से अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो वो ऐसा बनेगा जैसे क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ताकि कम से कम 2 बार तो आपको LHL और RHL निकालना पड़े, ठीक है। तो वो इस तरीके का है।
पेपर में 5 नंबर के जो क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। एक क्वेश्चन आपका आएगा एओडी में से, एक क्वेश्चन आपका आएगा प्रोबेबिलिटी में से। प्रोबेबिलिटी वो बच्चों का खेल नहीं है इस बार का। तो एक क्वेश्चन आपका एओडी में से आएगा, एक प्रोबेबिलिटी में से आएगा, एक क्वेश्चन आएगा एलपीपी है आपके सिलेबस में, आ गया एलपीपी है, एक क्वेश्चन एलपीपी में से आएगा और एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका 3D ज्योमेट्री में से। तो ये 4 क्वेश्चन हैं और इनके साथ चॉइस में भी इन्हीं के क्वेश्चन आते हैं। क्या बोल रहे हो? तो 1 to 5 चैप्टर्स में से कौन से क्वेश्चंस 5 मार्क में आ सकते हैं, कौन से चैप्टर पे? 1 to 5 वाले में से सिर्फ चैप्टर नंबर 5 में से बनेगा। सिर्फ चैप्टर नंबर 5 में से, क्योंकि ना पहले डिटर्मिनेंट्स वाला जो चैप्टर है उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन 101% आता था। ये आपका 5 नंबर में आता था, वो हटा दिया सिलेबस में से। मैट्रिक्स में से एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फिक्स था, हर बच्चा उसको करके जाता था। जाते ही सबसे पहले सोचता था कि ईआरटी का क्वेश्चन कर दूंगा, और पहले 5 का नहीं, पहले 6 नंबर का आता था, क्योंकि पहले ना 100 का होता था वो, अब 80 का होने लगा। तो वो 1-1, 2-2 नंबर अलग अलग क्वेश्चन में से उन्होंने कम करे। तो मैट्रिक्स में से वो टॉपिक हटा दिया, डिटर्मिनेंट्स में से हटा दिया, तो केवल आपका डिफरेंशिएशन बचता है। और डिफरेंशिएशन में जो एओडी वाला जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 में से भी नहीं बन पाएगा बेटा कोई, शायद इसमें से बन जाएगा अगर बनाना चाहा तो। मैं पूरे सिलेबस का बता रहा हूँ। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हो गया, हाँ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इसमें से बन सकता है। ठीक है, बताइए ये वाले करवाऊँ फिर 31, 32, 33, 34 सर इनवर्स में 3 मार्क्स में सब हटा दिया इनवर्स में से दे रखा है, तो वो आपका वही बनाएंगे फिर वो प्रॉपर्टीज़ वाला, जिसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। पता नहीं कैसे बनाएंगे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 वो वाली प्रॉपर्टी तो यूज़ करनी पड़ेगी, वो तो करनी पड़ेगी, उसके बिना कैसे होगा क्वेश्चन। ऐसा कौन सा अच्छा ब्लूप्रिंट में दे रखा है, कोई अभी सैंपल पेपर नहीं आया ना? नहीं सैंपल पेपर नहीं आया, सर स्कूल वाले अच्छा छुई भी नहीं है। तो स्कूल वालों से एक बार पूछ एक वर्ड्स में कैसे बनाएंगे। वो क्या है कि मैं क्यों नहीं बता पा रहा हूँ ये चीज़ आपको, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ जो है ना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वो लास्ट ईयर सिलेबस में से हटा दिया। अब लास्ट ईयर जब सिलेबस में से हटाया, तो हटाने के बाद जो ये हमारा वॉल्यूम 1 है, ये पूरा का पूरा टर्म 1 में चला गया था, और टर्म 1 में सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के थे। तो वो जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे, उसमें हमारी अप्रोच बिल्कुल ही चेंज हो गई थी कि हम सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। और उससे पहले जो है, उससे पहले प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन आया करते थे, वो आते थे 3 नंबर के आते थे। अब स्कूल वाले जो 3 नंबर के देंगे, आप एक बार पूछ लेना सर, प्रॉपर्टी का तो नहीं आएगा, क्योंकि डोमेन रेंज में क्या दे देंगे वो 3 नंबर का, ये तो लगता है। कब है एग्ज़ाम, कब है? 3 और उसमें 3 नंबर का आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा, सर एक पूछ क्वेश्चन लेना। कॉस में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री मान लो cos इन्वर्स पाई 3/2 है, मान लो माइनस में आता है तो प्लस हो जाता है ना cos में? नहीं, किसमें प्लस होता है? अगर cos माइनस 3π/2 है तो वो cos 3π/2 हो जाएगा। लेकिन अगर cos इनवर्स है ना, हाँ। तो उसका रिजल्ट होता है पाई माइनस cos इनवर्स 3π/2। cos इनवर्स x जो है ये होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, ये होता है। ठीक है, वो जो cos में कह रहे हैं ना कि माइनस अंदर ही खत्म हो जाता है, वो होता है इनवर्स में नहीं, वो सीधा cos में। कि अगर cos माइनस x है तो इसका cos x में जाता है, इसका सीधा cos x में जाता है। ठीक है, सर ये जो साइन एक्स स्क्वायर वाला आपने जो प्रश्न करवाया अभी, सर इसके अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते जैसे आपने एफ एक्स और जी एक्स अलग ले लिया, तो नेक्स्ट और एक्स पर हमें पता है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं, लेकिन अगर हमने प्रूफ किया तो हम साइन एक्स को अलग से एक्स इक्वल टू सी डाल के हम प्रूफ कर दें और एक्स को अलग से प्रूफ कर दें, इसमें चलेगा ना? 100% चलेगा, वही तो मैं बता रहा था। एक कॉम्पोजिशन, मतलब ये थ्योरम आप मेंशन कर सकते हैं कि जो दो अगर फंक्शंस का कॉम्बिनेशन बन रहा है और वो उसको पूछा जा रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो आप दोनों को अलग अलग करके बताएंगे कि साइन एक्स
इट इज़ ऑलवेज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन। और एक्स स्क्वायर क्या पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होता ही है। अब इट डिपेंड्स कि आपका क्वेश्चन कितने नंबर का है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, दोनों को अलग अलग स्प्लिट करा। ये कहा साइन एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन और एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, तो दोनों का कॉम्पोजिशन भी कॉन्टिन्यूस ही होगा। वो सीधा सीधा लिख दो। मॉड फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस है। मॉड फंक्शन नहीं ना, और मॉड वाले में नहीं है। लास्ट 34 पर पहुंच गए क्या? 34 नहीं नहीं, मैंने 32 में पूछ लिया। मॉड cos x। इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो मॉड वाले को करना पड़ेगा, मॉड एक्स को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना पड़ेगा और cos x को कह देना कि ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मतलब इट ऑल डिपेंड्स कि आपका क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है। अगर क्वेश्चन 4 नंबर का है ना तो फिर आप मॉड एक्स को अलग दिखाओ कॉन्टिन्यूस प्रूव करके और cos x को अलग दिखाओ। कर सकते हैं ना, फटाफट वो तो हो जाएगा। ये करना ठीक है भाई। और मंडे को किस किस का पेपर है? तुम्हारा है बस, है ना? दोनों का है। कोई डाउट है तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं बता दूँगा। ठीक, चलिए फिर आज इतना ही करते हैं। 16, 17 2 क्वेश्चन है भाई मिसलेनियस के रिलेशन फंक्शन के, देख लेना ट्राई करके। मुझे लगता नहीं आपसे होंगे, नहीं करूँगा वैसे होंगे। वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने होंगे ना उसमें खुद से, उसका एक तरीका बताऊँगा। चलिए जी, ओके।